हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं कि इस 15 क्वेश्चन में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास आज आप लोगों का होने वाला है। ये 15 फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। 100% आपको क्लास में ही ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अगर आप पूरे ध्यान से देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी साथी अगर बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कि एक फुल सिलेबस कोर्स है, इस बैच में आप लोगों को प्रत्येक वो चैप्टर, प्रत्येक वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें इस बैच के फीचर्स का, तो देख सकते हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी इस बैच में जो है चल रहा है। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है प्रश्न करवाया जा रहा है। सभी क्लास का जो है आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ शेयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाया जाएगा और मॉडल जो सेट है उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसका फ़ी है 1099 रुपये, लेकिन आपको अभी डिस्काउंट में मिल जाएंगे 799 में। ये 799 आपको एक बार ही पे करना है। एक बार आप पे करेंगे तो फुल सिलेबस का कोर्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक बस 799 में ही पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स जो है आपको 100% सफलता दिलाने की गारंटी लेता है। तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और जिन्होंने इस कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हज़ारों बच्चे अभी तक ये कोर्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है समझिएगा। सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है। आप सभी साथी जो है पढ़ाई किए होंगे कि जब हम प्रिज्म से होकर के सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं। मान लीजिए कि ये आपने एक श्वेत प्रकाश का किरण क्या करा, भेजा, तो आप सभी को पता होगा कि ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये 4 हुआ और 3 और कर लीजिए 7 रंग। कितने रंग सर? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसके सामने अगर ये पर्दा रख दिया जाए तो इस पर्दा पर टोटल के टोटल 7 रंग आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश को, यानी कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी चीज़ों को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इसका कारण आपको क्या करना है, बताना है। और आप लोग जो है कमेंट में आंसर भी करते चले, ताकि हमें पता चले कि हाँ कितने बच्चे किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है जान पा रहे हैं। ए ऑप्शन दिया गया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। ऐसी कोई बातें नहीं है, प्रिज्म जो है कोई भी रंग उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। बी ऑप्शन कहता है कि प्रिज्म कुछ रंगों को सोख लेता है। ये भी कोई बात नहीं है, प्रिज्म किसी भी रंग को सोखता उखता नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है, और यही आपका सही आंसर है। आप याद रखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म में वह गुण होता है, जिस गुण के कारण, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो श्वेत प्रकाश होती है ना भाई साहब, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश को आप लोग सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, और प्रिज्म में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जिस गुण के कारण ये सातों के सातों रंग जो है अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलग अलग होने का कारण है कि प्रिज्म जो है सभी रंग के जो विचलन है, यानी कि सीधा समझ लो चाल है, चाल जो है उसका भिन्न भिन्न कर देती है। तो जिसके कारण प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंग में क्या हो जाती है, ये विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। इससे पिछले वाले क्लास का पीडीएफ हम अपलोड कर दिए हैं, वो भी बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहे, चीज़ों को सीखते समझते रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे के तार की अनुप्रस्थ काट
लोहे की तार की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट कई सारे बच्चे नहीं समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो लोहे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए। कितना गुना भाई साहब? क्षेत्रफल को आपने कर दिया 3 गुना, तो उतना ही ठीक विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल का मान क्या होगा? देखिए कोई लोहे का तार है, क्या है, कोई लोहे का क्या है, तार है। ये मान लीजिए कि कोई लोहे का तार है, हम हल्का मोटा बना रहे हैं ताकि आपको बड़ा साइज में दिखे, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया होती है इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ये वाले एरिया का ही को कहते हैं अनुप्रस्थ काट, या इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, यानी कि इसके मोटाई को दिखाने वाला ये जो एरिया होता है, ठीक। तो वही बोला गया कि लोहे के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका कुछ ना कुछ सर जी क्षेत्रफल होगा। ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप काटते हैं वहाँ पर जो कुछ क्षेत्रफल बनता है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या रहता है, क्षेत्रफल रहता है। तो इस क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए। मान लो कि पहले ये क्षेत्रफल कुछ भी था और उसको आपने बढ़ा के कर दिया 3 गुना। अब 3 गुना बढ़ाएंगे तो इसका लोहे का तार का मोटाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ये अगर एरिया बढ़ाएंगे, ये मान लीजिए कि पहले 2 मीटर था, 2 मीटर स्क्वायर एरिया था ये। 2 मीटर तो बहुत बोल दिया, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं 2 cm मान लो, ठीक। 2 cm स्क्वायर था, आपने इसको कर दिया 6 cm स्क्वायर। क्या कर दिया? 6 cm स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि एरिया बढ़ चुका है। एरिया क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो ये जो एरिया होता है, तो यहाँ पर बोला कि 3 गुना कर दिया जाए। आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको 3 गुना कर दिया, तो उतना ही विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल का मान क्या होगा, ये आपको बताना। तो जब कभी भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट को 3 गुना करते हैं, तो बाह्य बल यानी विरूपण उत्पन्न करने के लिए प्रारंभिक बल का 3 गुना आपको लगाना पड़ेगा। जितना बल यहाँ पर लगाना पड़ रहा था उसका 3 गुना यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एरिया भी 3 गुना कर दिया है। अगर यहाँ पर आप 2 न्यूटन बल लगा रहे होंगे, तो अब यहाँ पर आपको 6 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, विरूपण जो है उत्पन्न करने के लिए। तो कुछ समझ में आया? तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रारंभिक बल का 3 गुना। पहले प्रारंभिक बल था आपका 2 न्यूटन, तो अब आपको लगाना पड़ेगा 6 न्यूटन बल, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखते हैं कि किस पावर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कितना लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको बनाना कैसे है वो भी हम आपको इस क्वेश्चन में बना करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसको हल करने के लिए आएंगे, इसको जब सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताएं। धारा यानी कि जो आई का वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल के बताना है। अगर यहाँ पर बात करें क्या दिया गया है इस चीज़ का, ठीक है, तो क्या गिवन है भाई साहब? गिवन मतलब दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो यहाँ पर आपको पावर दिया गया 40 वाट, यानी कि P का जो वैल्यू है वो दिया गया है 40 वाट। क्या दिया गया है? 40 वाट दिया गया है। चलो ठीक। दूसरी बात देख सकते हैं कि यहाँ की विभवांतर, यानी कि जो विभवांतर दिया गया, यानी कि जो V का वैल्यू है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है 200 वोल्ट। कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है, ठीक, 200 वोल्ट दिया गया है। एंड अब आगे यहाँ पर बात करें, अगर आपके पास P और V आ जाता है और इस स्थिति में आपको धारा निकालने के लिए क्या किया गया है, बोला गया है, तो आप लोग ओम के नियम से जानते हैं I बराबर V/R, यानी कि धारा यानी कि अगर I निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है V/R, जो कि अभी आपके पास R क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो आपको P और V के मदद से पहले आपको R निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। R निकालने का एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, V²/P। तो अब आप इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। V का वैल्यू सर आपके सामने 200 दिया गया, आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 200। तो 200 जो दिया गया है उसका स्क्वायर है, तो इसको हम 200 और गुने 200 लिख सकते हैं। बोलो यस, बिल्कुल ठीक है सर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है। अब P का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 40। कितना दिया गया है? 40। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भैया 40। अब इसको
सॉल्व कर लो, काट खोट लो। देखो यहाँ पर वैसे ही आप लोग जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो सर कट जाएगा, 4 से 20 को भाग करेंगे, 4 पंचे मिलेगा 20, तो यानी कि यहाँ पर हमको मिला काट खोट के 5। अब देखिए इधर नीचे में सर कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 200 गुने 5, तो 200 पंचे 1000, 200 पंचे 1000। यहाँ पर आपको जो है मिला आर का वैल्यू, जो ऐसे ओम होगा 200, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है उसका जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। तो 1000 आपको मिला आर का वैल्यू, लेकिन आपको आर तो चाहिए नहीं था, आपको तो चाहिए था धारा का मान, धारा यानी कि आई का मान। तो लिखेंगे इसीलिए आई बराबर, क्या लिखेंगे सर, आई बराबर, आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ओम के नियम से जानते हैं V/R, क्या जानते हैं, V/R जानते हैं। अब आपके पास V का वैल्यू है 200, देख सकते हैं, तो V का वैल्यू सर ऊपर हम रख देंगे 200, नीचे है R। अब आर का वैल्यू सर जस्ट अभी निकाले हम लोग 1000, कितना निकाले हैं, 1000 निकाले हैं। तो यानी कि हमें 1000 से क्या करना होगा भैया, भाग देना होगा। 200 को 1000 से भाग दे करके देख लो, 200 को हम भाग देंगे भैया 1000 से, कितना से देंगे, 1000 से। तो समझिए भाई लगेगा तो नहीं, हम 0 दशमलव लेकर के 1 0 यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब ये हो गया 2000 और ये 1000 है, 1000 दूना 2000, 1000 दूना 2000, ये हो गए कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0.2 एम्पियर आपके फाइनल आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख भी रहा है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, और फिर से क्लास में आ जाइए, ठीक। तो अब बढ़ते हैं आगे, इसी तरीक़ा से बहुत ही जानदार शानदार तरीक़ा से हम लोग क्या करने वाले, आगे 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो एकदम मन लगा के पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। यहाँ से शुरू करते हैं और बढ़ जाते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है। भाई कोई चालक है, चालक वह पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा बह सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर है, वायर में सभी चीज़ के वायर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो मेटल है उसी के वायर, जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा के वायर से भी होता है लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है, सोना चांदी सबका। अगर ये मान लीजिए कि तार है तो इससे विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, विद्युत धारा इससे क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो विद्युत किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, कौन से चीज़ प्रवाहित होती है, तो हम बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाह हो रही। तो आपको विद्युत धारा का एक परिभाषा याद होना चाहिए। क्या परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कितना सिंपल मैंने बोला, कितना सिंपल बोला, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है, न्यूट्रॉन का प्रवाह नहीं और प्रोटॉन का प्रवाह नहीं, ठीक। तो आपने क्या समझा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं भैया, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है कि मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, बालू वाला स्थान में मरीचिका उत्पन्न होती है, क्योंकि अब मरीचिका ही बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि मरीचिका क्या है। देखिए मरुस्थल में पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, और गर्मी के टाइम पर जब धूप पड़ती है, तो मान लीजिए ये मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब आप सभी जानते हैं बालू वाला स्थान है। बालू वाला स्थान का मतलब ऐसे ही ऊपर नीचे बालू जो है का कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं ढेर होता है, ऐसा हो, ये मान लीजिए कि मरुस्थल है। मरुस्थल में गर्मी के टाइम पर कई बार देखा गया है कि यहाँ पर आप जैसे खड़े हैं, यहाँ पर क्या है भाई, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई है, बहुत ज़्यादा क्या लगी हुई, प्यास लगी हुई है। और गर्मी के टाइम पर क्या होता है कि इस व्यक्ति को दिखता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, यहाँ पर पानी है, लेकिन ये व्यक्ति दौड़ के यहाँ पर जाता है तो यहाँ पानी होता ही नहीं है, दौड़ के यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर पानी होता ही नहीं है, यानी कि भ्रम वाला स्थिति बन जाता है। कैसा स्थिति बनता है, भ्रम वाला। तो पानी के उपस्थिति का भ्रम होता है। भाई ये क्यों ऐसा लगता है, हम तो ये वाला बात कई बार जो हाईवे हैं उस पर चलते हुए भी देखे हैं। हम जा रहे थे एक बार बाइक से, एक बार क्या, ये घटना तो मेरे साथ कई बार हुआ है। ये मान लीजिए कि कोई रोड है, हम ये मुख्य रूप से जो काला रोड है
वहाँ पर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है और हाईवे पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम जा रहे थे, तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि बाइक से जा रहे थे, क्या हो रहा था, बाइक से क्या कर रहे थे, जा रहे थे, ये मेरा बाइक कुछ अलग ही बन गया। तो इस बाइक से जा रहे थे तो हमें लगा कि यहाँ पर पानी है रोड पर हमें क्या लगा, धूप बहुत, ये चीज़ कब दिखेगी, तो कड़ाके की धूप में दिखेगी, ठंडी में नहीं दिखेगी। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमें यहाँ पर लगा कि यहाँ तो रोड पर पानी है, लेकिन यहाँ से हम जब यहाँ आ गए तो यहाँ पर पानी था ही नहीं। तो ये जो भ्रम है इसी को कहा जाता है मरीचिका। पानी के उपस्थिति का जो भ्रम है ना, इसी को भैया कहते हैं हम लोग मरीचिका। अब मरीचिका बनता क्यों है, मरीचिका बनता क्यों है, किस कारण से बनता है, ये आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। ए ऑप्शन, बालू के छोटे छोटे कण होते हैं इसके लिए, नहीं ऐसा कोई नहीं दिक्कत है। तेज प्रकाश के कारण बालू चमकीली हो जाती है। तो भाई अगर बालू चमकीली हो जाती है तो रोड पर कहाँ बालू था, जो रोड पर दिखाई दिया, मतलब ये भी आपका सही उत्तर नहीं है। सी ऑप्शन है कि कुछ ऊंचाई में भूमि तक हवा की तह, यानी कि हवा का जो लेयर है उसका घनत्व घटते हुए क्रम में रहता है। सही बात है। देखिए जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ना, तो हवा का जो डेंसिटी है, जो हवा का घनत्व है वो कमता जाता है। यहाँ पर घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर घनत्व सबसे कम होगा, यहाँ पर घनत्व सबसे कम होगा, और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हवा का जो डेंसिटी, हवा का जो घनत्व है वो कम हो जाता है पूरा का पूरा। और जब आप पूरे ऊपर चले जाएंगे अंतरिक्ष में तो वहाँ पर हवा जीरो हो जाता है, वहाँ पर हवा है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विरल माध्यम होगा और ये वाला सबसे सघन माध्यम होगा। तो ये इस दोनों में ये वाला विरल माध्यम और नीचे वाला सघन माध्यम। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम के कारण क्या होता है कि प्रकाश आती है और प्रकाश का हो जाता है अपवर्तन। प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है, और इसी अपवर्तन के कारण हमें मरीचिका दिखाई देती है, यानी कि पानी वाला भ्रम दिखाई देता है। तो कुछ समझा आप लोगों ने डिटेल में। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मरुभूमि में मरीचिका उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तह, यानी कि हवा का लेयर का घनत्व घटते हुए क्रम में रहता है, घटते हुए क्रम में रहता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये जो मरीचिका वाला कंसेप्ट है वो आप जरूर समझे होंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बालू हवा में उड़ रही होती है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन सिंपल है बट महत्वपूर्ण है। एक ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग के आवर्तकाल डैट मीन्स टाइम पीरियड, ठीक, आवर्तकाल, और इसको हम लोग टी से सूचित करते भी हैं। आवर्तकाल का मान 0.001 सेकेंड है। तो आपको ध्वनि की आवृत्ति बतानी है। ध्वनि की क्या बतानी है, आवृत्ति बतानी है। तो देखिए अगर बात करें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो यहाँ पर जो आपको गिवन है ना वो है टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल दिया गया है। तो भैया टाइम पीरियड कितना दिया गया है, तो 0.001 सेकेंड, देख सकते हैं 1 सेकेंड की बात करी गई है, 0.001 सेकेंड दिया गया है। अब इस स्थिति में आपको आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति को जनरली एन से सूचित करते हैं। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आवृत्ति, इसीलिए आपको क्या निकालना, आवृत्ति, इसको क्या करेंगे भाई, एन से सूचित करेंगे हम जनरली, ठीक। तो आवृत्ति निकालने का फार्मूला क्या है, आवृत्ति निकालने का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, यानी कि टाइम, यानी कि आवर्तकाल। अब इस वाले फार्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक तो भैया ऊपर में एक ही रहेगा, टी का वैल्यू 0.001। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका मामला हल हो जाएगा। अब कहेंगे सर एक को 0.001 से भाग कैसे दे, तो इसको भाग देने का मैं बताता हूं आपको अच्छा वाला तरीका। देखिए ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है भाई साहब, उसको लिख लीजिए 1/1, और नीचे में जो 0.001 है इसमें से दशमलव हटा दीजिए तो केवल बचेगा 1। और जब आप जानते हैं दशमलव हटाते हैं तो हम 1 लेते हैं और दशमलव के बाद जैगो अंक था उतना 0 लेते हैं। तो 1 2 3 गो अंक है, तो यहाँ पर हम भाई साहब क्या लेंगे, 3 0 लेंगे सर जी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाला जो 1/1 है वो सेम लिखे जाएंगे। ये मेन बट्टा का मतलब भाग, इसको बदल देंगे हम गुना में। जैसे ही भाग को हमने गुना में बदला तो ये 1/1000 जो है ये पलटी कर जाएगा, यानी कि 1000 चला जाएगा ऊपर
और 1 आ जाएगा नीचे। तो सर अब तो इसमें 1/1 से गुना करेंगे तो ये सिंपल 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये 1000 आवृत्ति है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को HZ से सूचित करते हैं। तो 1000 हर्ट्ज आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सी में ही है। तो यहाँ पर जो 6 के लिए सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक छोटे से एक स्टेप के सॉल्यूशन से आप इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। और आप सभी लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, लाइक शेयर दबा के कीजिए। जितना ही लाइक शेयर आप करते हैं ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हम उतना ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए काम करते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे एकदम, तो आप लोग सीखने समझने की कोशिश करेंगे। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? यदि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है। देखो 5 केजी का कोई वस्तु है, ठीक, ये वस्तु मान लीजिए कि 5 केजी का है। ये वस्तु है भाई साहब 5 केजी का। कितने केजी का? तो ये है 5 केजी का, ठीक। और इसको कोई बालक, बालक मतलब कोई बच्चा इसको उठा के ले जाता है। कितना? इसको भाई साहब उठा के वो ले जाता है 100 मीटर की ऊंचाई पर। कितना मीटर की ऊंचाई पर? 100 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या करता है? ले जाता है। 100 मीटर के ऊंचाई पर ले जाता है और 100 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में वो 5 मिनट लेता है। कितना मिनट? 5 मिनट। ये 5 मिनट का टाइम लेता है, ठीक। तथा दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है और दूसरा बालक इसी 5 केजी के वस्तु को 100 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में 10 मिनट टाइम ले लेता है। कितना मिनट? तो ये 10 मिनट टाइम ले लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पिंड पर किया गया कार्य होगा ए ऑप्शन पहले बालक द्वारा अधिक, मतलब पहला बालक अधिक काम किया और दूसरा बालक कम काम किया। दूसरा ऑप्शन है दूसरे बालक द्वारा अधिक, यानी कि दूसरा बालक ने ज़्यादा काम किया। सी ऑप्शन है दोनों बालक द्वारा समान, मतलब दोनों बालक ने सेम काम किया। और डी ऑप्शन है कोई कार्य नहीं किया गया। अरे भैया कार्य तो किया गया है, तो इसमें तो संदेह नहीं है, क्योंकि आप नीचे से 5 केजी उठा के ले जाएंगे ऊपर, तो काम तो किया गया है। लेकिन ये कहना है कि कौन बालक ज़्यादा काम किया, कौन बालक कम काम किया। अगर बात देखेंगे तो दोनों बालक के लिए जो आपके मास है, यानी कि जो आपके वेट है वो 5 केजी है और हाइट भी 100 मीटर ही है। तो हाइट में यानी कि डिस्प्लेसमेंट और जो आपके ये दिख रहे हैं मास, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है टाइम में। तो याद रखिएगा वर्क का यानी कि कार्य का टाइम से कोई भी संबंध नहीं होता है। वर्क देखता है कि 5 केजी उठा के ले गया, 100 मीटर ले गया, बस इतना ही देखेगा। हाँ, तो दोनों व्यक्ति ने ये काम किया है तो दोनों का काम जो है समान होगा, दोनों बालक का काम क्या होगा? समान होगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों बालकों द्वारा समान कार्य किया गया। समझ में आ गया? टाइम से वर्क को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सदिश हैं? तो भैया सदिश और अदिश आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर एवं स्केलर। तो हम सदिश और अदिश का कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे कहते हैं सदिश, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों हो उसे कहते हैं सदिश। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो यानी कि डायरेक्शन ना हो, उसे कहते हैं अदिश। तो यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है। आप लोग भी आंसर करना जारी रखें, कमेंट में आंसर करते रहें, इससे आप एक्टिव रहेंगे। तो भैया 8 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके भी हो जाएंगे। विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। जो बच्चे सफलता बैच ज्वाइन करे हैं तो उनको पता भी होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने सदिश अदिश चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पूरा 100%, एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन के साथ। तो विस्थापन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों क्या करेंगे? सीखने समझने की हम लोग करेंगे कोशिश। आइए ये आप देख लिए। अब बढ़िए भैया आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बाकी के साथ बाकी ताप, चाल, कार्य ये सभी के सभी अदिश राशि होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? साधारण तुला यानी कि जो जनरल आपके
बैलेंस होता है, बैलेंस तुला मतलब तराजू, चीज़ों को जोखने वाला। एक तराजू पहले ऐसा करके आता था, ऐसा करके आता था, इसे कहा जाता है साधारण तुला। इसे क्या कहते हैं भैया? साधारण तुला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साधारण तुला कहते हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक, ऐसे करके जोखा जाता था, ये वेट किया जाता था। तो इस वाले तुला को कहते हैं साधारण तुला। और एक होता है कमानीदार तुला। कमानीदार तुला में क्या होता है कि आपने देखा होगा स्प्रिंग वाला तुला, अब तो डिजिटल तुला यानी कि डिजिटल बैलेंस भी आ चुके हैं, जो डिजिटल तराजू आ चुके हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से आपको इसी तुला के बारे में पढ़ाई करना है। तो यही है साधारण तुला। साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि साधारण तुला जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि टॉर्क। पिछले क्लास में हमने आपको टॉर्क के बारे में बताया था। तो टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। टॉर्क कैसे लगता है? बस एक मिनट। टॉर्क के सिद्धांत पर ये काम कैसे करता है वो भी देख लीजिए। अरे भैया आगे भाग रहे हो, देखो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें हमने रख दिया केजी रख दिया 1 केजी का। ठीक, और यहाँ पर हम 1 केजी रखेंगे चावल। 1 केजी क्या रखेंगे? चावल रखेंगे। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसको नीचे कर देगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा होगा तो इसको नीचे कर देगा, और दोनों का वैल्यू जब समान होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, एक समतल में आ जाएगा। ठीक, तो ये टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बातें हैं तो इसका बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त नलिका में प्रतिदीप्त पदार्थ पर कौन सी किरणें पड़ती हैं जो दृश्य प्रकाश में बदल जाती हैं? तो जो प्रतिदीप्त नलिका है ये मुख्य रूप से लैब, केमिकल लैब के फिजिकल लैब के अंदर इसका यूज करा जाता है। तो प्रतिदीप्त नलिका जो है एक ट्यूब होता है, लाइट ट्यूब आप इसको कह सकते हैं, में प्रतिदीप्त पदार्थ का कौन सी किरणें पड़ती हैं जो दृश्य प्रकाश में बदल जाती हैं? तो इसके लिए 10 के लिए जो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे वो आपका ये होगा पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण अगर आ जाएगी तो हमें त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर से जूझना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना हुआ है, ओजोन लेयर, यानी कि हम कहते हैं इसको ओजोन मंडल कहते हैं। और ओजोन लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। कई बार आपके केमिस्ट्री में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ओजोन गैस जो है वो, यानी सीधा समझ लीजिए ओजोन मंडल जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को सोख लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। और अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाए, अंटार्कटिका में छेद हो भी गया था, अगर छेद हो जाए तो ये पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु में त्वचा कैंसर यानी कि स्किन में कैंसर होने की खतरा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग इससे क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। तो ये आपने जान ही लिया और आप लोग इसके बारे में बेसिक पहले से भी जानते होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम यानी कि सबसे अधिक होगा? तो देखिए ध्वनि जो है एक ऐसा टर्म है जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए यानी कि प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए भाई साहब माध्यम की आवश्यकता होती है। सामने वाले के बातों को आप सुन पाते हैं, इसका मतलब है कि सामने वाला का ध्वनि यात्रा करके आपके कानों तक आया तब आप सुन पाए हैं। और वो यात्रा करके हवा के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से आता है। अगर आप आमने सामने खड़ा होकर के बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर, तो वहाँ पर ध्वनि को यात्रा करने का जो माध्यम है यानी कि ट्रेवल करने का यानी कि जो गमन करने का माध्यम है वो क्या हुआ? वो हुआ हवा। कई बार ठोस से भी ध्वनि गमन करती है, पानी में भी ध्वनि गमन करती है। तो नीचे दिए गए माध्यम में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ठोस वस्तुओं में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। और यहाँ पर ठोस है इस्पात। इस्पात मतलब समझ सकते हैं जो अयस्क होते हैं वो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस्पात होते हैं ठोस, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद द्रव में होगा दूसरा नंबर पर, जो कि पानी और पेट्रोलियम है। और सबसे कम हवा में होगा यानी कि गैस में होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ?
ठोस चीज़ों में इस्पात यहाँ पर ठोस है। पानी पानी और पेट्रोल दोनों द्रव है, तो इसमें दूसरा नंबर पर इसमें ही ज़्यादा होगा। और सबसे कम किस में होगा, तो हवा में होगा ध्वनि का जो वेग है वो। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और आगे समझने की जो है कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे भी जाते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक वेग सबसे अधिक वेग किसका है? सबसे अधिक वेग किसका है बताओ भाई साहब, जल्दी से बताएंगे कि दुनिया में सबसे अधिक वेग किसका है। बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए कि सबसे अधिक वेग किस चीज़ का है, ध्वनि का या फिर किसी और चीज़ का। तो याद रखिएगा, ध्वनि यानी कि जो साउंड है ना, उससे भी ज़्यादा वेग होता है प्रकाश का। किसका? तो प्रकाश का। प्रकाश का जो वेग है यानी कि जो लाइट का जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है वो दुनिया में सबसे अधिक है। इससे ज़्यादा जो है स्पीड किसी का नहीं होता है। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात और हवा में होती है। कहाँ? निर्वात और हवा में। निर्वात और हवा में दोनों जगहों पर लगभग सेम ही इसका वेग होता है। और वो कितना होता है? तो ये जो ध्वनि का प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी ये तय कर जाती है। कौन? प्रकाश। और दुनिया में सबसे अधिक वेग किसका है? तो प्रकाश का ही है। कहाँ पर? तो हवा और ये अंतरिक्ष यानी कि निर्वात में। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें याद रखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जानदार, शानदार, महत्वपूर्ण है। तो आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा और आपको ध्यान से समझना होगा। एक पिंड मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का भार है m। पहले कोई पिंड है उसका भार कितना है m, तथा दूसरे पिंड का भार 2m है, यानी कि उस पहले वाले पिंड से जस्ट डबल है दूसरे का। ठीक, जो भार है वो क्रमशः 3h एवं h मीटर की ऊंचाई पर रखे हैं। ये पहला वाला पिंड जो है तो 3h के हाइट पर रखा हुआ है और ये सीधा h मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। यानी कि अगर ये 3 मीटर ऊपर रखा हुआ है तो ये 1 मीटर ही ऊपर रखा हुआ है। इसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। भाई स्थितिज ऊर्जा का अनुपात आपको बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा आपको क्या करना होगा? निकालना होगा दोनों का, और फिर उसका आपको रेशियो यानी कि अनुपात निकाल देना होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो पहले वस्तु का जो भाई साहब हाइट है पहले वस्तु का जो भार है वो m है। भार कितना है भाई साहब? भार है पहले वस्तु का m, और दूसरे वस्तु का जो भार है वो है 2m। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वस्तु जो है वो 3h के हाइट पर रखा हुआ है और दूसरा वस्तु 1h के हाइट यानी कि ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो m और h हमें पहले से ही क्या है पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले वस्तु का हम क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे। इसीलिए पहले पिंड का स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा पहले पिंड का स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितना होगा? हल्का राइटिंग आप लोग मैनेज करना। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है भाई साहब? mgh। तो अगर देखा जाए पहले वस्तु के लिए जो मास है m, मतलब मास है भाई साहब m। देखो फॉर्मूला होता है mgh। ठीक, तो मास कितना है? मास सर यहाँ पर m ही दिया गया है इंटू जी भाई साहब आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो जितना जी पहले वस्तु में होगा उतना ही जी दूसरे जो है पिंड में भी होगा, तो हम जी को जी ही रहने देते हैं। एंड h, पहले पिंड का जो h है यानी कि हाइट है वो 3h है। इसका वैल्यू कितना है? 3h। इसको जब गुना उना करेंगे तो 3 mgh होगा, 3 mgh होगा। चलो भाई, पहले पिंड का स्थितिज ऊर्जा मुझे मिल गया।
एवं हम लोग निकालने जा रहे हैं दूसरे पिंड का स्थितिज ऊर्जा। किसका? तो दूसरे पिंड का स्थितिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। अब इसका भी तो फार्मूला mgh ही होगा, mgh ही होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है। तो m का जो वैल्यू है दूसरे पिंड के लिए वो 2m है। कितना है भाई? 2m है। g का तो सर इसके लिए भी g सेम ही होगा। g वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व त्वरण को ही हम लोग g कहते हैं। 9.8 जनरली इसका वैल्यू रखा जाता है, वही वाला g। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। एंड h का जो वैल्यू है वो इसके लिए 1 मीटर है। कितना? सॉरी h है, इसका ऊंचाई है h, तो हम h ही क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर अगर इसको गुना किया जाए तो 2mgh होगा। कितना होगा भाई साहब? तो 2mgh होगा। तो गुना कर लो 2mgh। अब आपको इस दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बातें हैं। अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए अनुपात बराबर तो अनुपात निकालने का आप कैसे निकालेंगे? तो 3mgh बट्टे 2mgh, ये दोनों का अनुपात होगा। mgh से mgh खत्म, 3/2 बचा। इसको आप लोग 3:2 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे भाई साहब? सही आंसर हो जाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को। स्थितिज ऊर्जा से आपने क्या करा? एक क्वेश्चन देखा। अब हम लोग एक गतिज ऊर्जा से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो याद रखें, किसी भी पिंड का अगर आप वेग 2 गुना करते हैं तो देखिए, आप पहले वेग रखिए। मान लेते हैं कौन बोला कि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो, अगर आप किसी वस्तु का वेग पहले भी रखते हैं, वेग क्या रखते हैं सर? भी रखते हैं, बाद में उसको 2 गुना कर देते हैं, और 2 गुना करेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा। तो जब वेग भी था तो इस टाइम पर निकालिए गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक, तो देखिए इसका जो गतिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा सर जी? गतिज ऊर्जा है, वो कैसे निकालेंगे? तो गतिज ऊर्जा जो है, सॉरी ये मत लिखिए, हटा दीजिए। तो गतिज ऊर्जा निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है। गतिज ऊर्जा निकालने का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2, अरे भैया मैंने क्या लिख दिया? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगा, क्या भाई साहब? गतिज ऊर्जा जो होगा भी वेग वाले जो पिंड है उसका, इसका कितना होगा? 1/2 mv² होगा। इस वाले भी वेग अगर है तो इसका गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv²। लेकिन अगर v का वैल्यू 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका गतिज ऊर्जा होगा 1/2 m और v²। तो v का वैल्यू है 2v, इसका करेंगे भैया स्क्वायर, तो क्या होगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 1/2 तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, इनटू में m रहेगा, एंड ये 2v, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, और v का स्क्वायर हो जाएगा v²। होगा कि नहीं? तो आप 2 से 4 को भाग देंगे सर, बिल्कुल। यहाँ पर अच्छा एक मिनट, ये भागों देने की समस्या ही खत्म करो। हम इसको क्या करते हैं, देखो हमें ये पता करना है ना कि कितना गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो इस भागों वाला सिस्टम को हटाइए। देखिए यहाँ पर मेरा बात एक समझिए, ये 1/2 और इनटू में क्या भाई साहब? तो इनटू में है आपका m और इनटू में है 2v²। तो 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v²। अब बताइए इस चीज़ को हम 4 गुने 1/2 mv² लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे ये सर लिख तो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपने किया v को 2 गुना, v से कर दिया 2v, तो गतिज ऊर्जा जो है देख सकते हैं कि 4 गुना हो गया। गतिज ऊर्जा कितना हो गया सर? 4 गुना बढ़ गया। 4 से गुना हो रहा है कि नहीं? बाकी ये दोनों चीज़ तो सेम है, तो इसमें गतिज ऊर्जा कितने बढ़ गए सर जी? 4 गुना बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि किसी पिंड का वेग 2 गुना
करने पर, दोगुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि कहाँ गया भाई साहब, चौगुनी हो जाती है। यानी कि 13 के लिए आपके सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो समझ में आ गया, 4 गुना आंसर आपके चौगुनी हो जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने कारण के साथ उत्तर देख लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर कि घर्षणहीन कौन चीज़, तो घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत रहती है क्योंकि, मतलब देखिए अगर ये कोई क्षैतिज है, मतलब ये कोई रोड है मान लीजिए, और इसमें फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है यानी कि घर्षण नहीं है। अगर इस पर हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसकी वस्तु की जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, यानी कि ऊर्जा नहीं जो है ये होती है, मतलब ये नहीं बदलती है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको क्या करना बताना। तो इसका मुख्य कारण है वेग नियत रहता है। अब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि घर्षण नहीं होगा इस रोड में, तो इसमें रुकावट पैदा नहीं होगी, और रुकावट पैदा नहीं होगी तो चलते ही रहेगी, तो वेग नियत होता है, यही कारण है। ओके, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समवेग की बीमाएँ बताइए। देखो बीमा आप लोगों को सफलता बैच वालों को पता होगा कि वहाँ पर पूरा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला वहाँ पर पूरा पढ़ा चुके हैं। तो संवेग की बीमाएँ आपको निकालना है। संवेग जो है उसका क्या करना है, डायमेंशन बताना है। ठीक, संवेग आप लोग जानते होंगे, एक तो होता है वेग और एक होता है समवेग। तो देखिए पहले संवेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, लेकिन संवेग क्या होता है, वेग इनटू द्रव्यमान होता है। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि समवेग किसी का भी बीमा निकालने के लिए उसका फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान। ठीक, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, द्रव्यमान गुने वेग को ही हम लोग कहते हैं समवेग, द्रव्यमान इंटू वेग को ही क्या कहते हैं हम लोग, समवेग। अब बताइए द्रव्यमान जो है कौन चीज़, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन वेग का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। तो सर वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन, क्या चीज़, तो विस्थापन और बट्टे टाइम, विस्थापन बट्टे टाइम यानी कि समय, विस्थापन बट्टे टाइम यानी कि समय होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि समवेग का फार्मूला हो गया द्रव्यमान गुने विस्थापन बट्टे समय। अब आप इसका यूनिट बताइए मुझे, इसका क्या बताइए यूनिट। तो बताइए कि द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है। तो सर द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है सर, केजी होता है। और विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन एक तरह का दूरी होता है, विस्थापन एक तरह का क्या होता है, दूरी होता है। तो इसका जो आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका यूनिट जो होता है विस्थापन का वो मीटर होगा, सॉरी क्या होगा, तो ये मीटर होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और समय का तो होता है सर जी टाइम, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, टाइम होगा। अब आप सभी को पता है, क्या पता है भाई साहब, आपको पता है कि द्रव्यमान के लिए, इस द्रव्यमान को हम लोग मास भी कहते हैं, तो द्रव्यमान के लिए जो हम लोग बीमा यूज करते हैं वो होता है एम, द्रव्यमान के लिए बीमा यूज करते हैं वो क्या होता है, एम होता है। हमेशा वजन के लिए आप लोग एम ही यूज करेंगे, ठीक, जो आपके बीमा है वो, ठीक। इनटू में है आपके ये मीटर जो है एक तरह का लेंथ होता है, विस्थापन जो है एक दूरी यानी कि लेंथ होता है। तो लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं। और जो समय है ना भाई साहब, समय के लिए हम लोग टाइम यानी कि बड़ा टी यूज़ करते हैं। अब m इंटू एल बाई टी आपका हुआ बीमा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो m, इसको हम लोग जनरली बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं, बिग ब्रैकेट नहीं दिया गया है। ये m होगा इंटू क्या होगा सर, l होगा, और t नीचे में है
तो इस पर अभी पावर कितना है 1 है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा -1, यानी कि t का पावर -1। ऐसे आप लिख सकते हैं और ये आपके फाइनल आंसर होंगे। अब देख लो भाई साहब कौन से ऑप्शन सही है। MLT-1, MLT-1 ए ऑप्शन में ही टुकुर देख रहा है, तो आपके ए ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, सही आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। पूरा बीमा चैप्टर हमने वहाँ पर पढ़ा रखा है। तो इस तरीका से आपने देखा कि किस तरीका से आप लोग इस सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश किए हैं। आप लोग इस सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी प्यारे बच्चे सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यह एक फुल सिलेबस कोर्स है जहां पर आपको पूरा सिलेबस एकदम पूरे सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया जा रहा है। LGR स्टडी लाइव ऐप पर कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, LGR स्टडी लाइव ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तैयारी करवाया जा रहा है। एक एक चीज़ें पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर क्या है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये बाधा समझ लो, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर यूट्यूब ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो चल रहा होता है और नीचे में क्या होता रहता है कि किसी दूसरा कॉमेडी फिल्म या फिर किसी दूसरे चीज़ों का वीडियो आ गया। आप क्या करते हैं, ये वाला वीडियो छोड़ देते हैं, मेरा वीडियो देखना छोड़ देते हैं, पढ़ाई वाला छोड़ देते हैं, कॉमेडी फिल्म वाला देखने चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्या चीज़, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये समस्या है। दूसरी समस्या, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐड चलते हैं, प्रचार, तो ऐड चलते हैं, ऐड से भी कई बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी बात है कि कमेंट आलतू फालतू बच्चे करते रहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो आते हैं शांति से पढ़ते हैं और इस आराम से क्या करते हैं, वो जाते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल जो है आलतू फालतू कमेंट करते रहते हैं। तो ये सब समस्या है यूट्यूब पर, और इस सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है ऐप का क्लास। ऐप पर अगर आप क्लास करते हैं तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सब कुछ करवाया जा रहा है। अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये कोर्स की विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी चल रहा है। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी प्लस प्रश्न करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सभी चीज़ का PDF दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF नोट दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इसमें आप अगर पूछेंगे कि सर क्लास कहाँ चल रहा है, ये सफलता बैच का, तो क्लास चल रहा है LGR स्टडी लाइव ऐप पर। और इसमें ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी लाइव ऐप, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया गया है, तो सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो 2 ऐप दिखेगा। ये ऐप भी LGR स्टडी का ही है, और ये ऐप जो लाल वाला ऐप है, इस वाले ऐप पर आपका लाइव कोर्स चल रहा है। सॉरी, ये सफलता बैच हो वो चल रहा है। ये वाला ऐप, इस पर आपको सभी चीज़ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको स्टडी मटेरियल, PDF, क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये सभी के सभी चीज़ इस पर फ्री में मिल जाएगा। 2 MB का मात्र ऐप है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जरूर करो, ख़राब लगे तो तुरंत डिलीट करो, लेकिन डाउनलोड करके जरूर एक बार देखो, एक बार ट्राई करना आपके लिए बनता है, ठीक। एंड फिर ये वाला ऐप है, इस पर आपका ये जो है सफलता बैच चल रहा है। कोर्स कैसे ज्वाइन करें, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको LGR स्टडी लाइव ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अपना सारा डिटेल भर लेना है। भरने के बाद अपना आपको इसमें क्लास सेलेक्ट करना है। आखिर आप किस जो है एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी क्लास सेलेक्ट करें उसका आपको पेड कोर्स यहाँ पर दिखेगा। इसमें आप डेमो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, कोर्स का डिटेल देख सकते हैं। और अगर ख़रीदना हो कोर्स तो बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वैलेट या फिर पे लेटर किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जो कुछ भी अगर सुविधा नहीं है पेमेंट करने का, तो आप किसी दूसरे के फ़ोनपे या फिर किसी दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर सुविधा नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हम आपको सारा का सारा जो समस्या का समाधान है बता देंगे। अगर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 600-700 रुपये मात्र अभी फी लग रहा है आपको। 799 रुपये का वैल्यू आपके सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाए उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप 799 रुपये पे करके अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं अभी, और अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। और
अगर सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छे सरकारी कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसके सामने इस 799 रुपये का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस 799 को मत देखो, आप अपने एडमिशन को देखो और आप जरूर जो है एडमिशन लो। दूसरी बात है कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, जो क्लासेज चलती हैं यूट्यूब पर उसका PDF कहाँ मिलेगा, तो उसका PDF आपको जो है अभी फिलहाल जो है इस वाले ऐप पर आपको दिया जा रहा है। इसी ऐप में आप क्या करेंगे, जाएंगे फ्री क्लासेज में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्री क्लासेज पर क्लिक कीजिएगा तो पिछले क्लास का भी PDF हम डाल दिए हैं और आज जो क्लास होगा उसका भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप जा करके डाउनलोड जो है कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में। आशा करते हैं कि आज का सब कुछ आपको समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे और आपके लिए इस तरह का बेहतर से बेहतर क्लास हम प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।